कल हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरीके से एटम जो है एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों रखते हैं, क्यों वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या क्यों लूज करते हैं। इसके लिए हमने ऑक्टेट लॉ पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट या एटम जो होता है वो नोबल गैस की तरह बनना चाहता है, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं। और वो स्टेबल क्यों होती हैं? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीटली 8 होते हैं और उनका वैलेंस जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो इन्हीं के जैसे बनने के लिए वो अपने वैलेंस सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, यहाँ पे नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है। जैसे हीलियम में कितने एटम होंगे? 2 होते हैं, ठीक है। तो 1s2, तो वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? s2। किसमें जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन? s2 में। यानी कि जो वैलेंस सेल होनी चाहिए s के लिए कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। p के लिए कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे p 6 है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीटली जरूरत नहीं है। तो s के लिए 2 होते हैं, p के लिए 6 होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से d के लिए 10 होते हैं, f के लिए 14 होते हैं। तो अगर ये अपनी कंप्लीटली वैलेंस सेल में हो तो इनके लिए ना तो इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ना लूज करने की, ना एक्सेप्ट करने की। Thus we can say that chemical bonding involves combination of 2 or more atom through mutual redistribution of electron to attain a noble gas state with minimum energy। तो क्या कह सकते हैं हम कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्डिंग 2 या 2 से अधिक एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन करना है, जिससे वो की रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का। यानी कॉम्बिनेशन तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी आदान प्रदान करेंगे और एक तरीके से नोबल गैस की तरह वो अपने आप को बना लेंगे मिनिमम एनर्जी लेकर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं या संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द टर्म वैलेंस मींस कैपेसिटी। जो वैलेंस जो टर्म ली गई है वो इसका मतलब होता है कैपेसिटी या क्षमता। Frankel first of all used this term to express the combined capacity of an atom as a number in a chemical bond। तो फ्रैंकल ने सबसे पहले ये टर्म दिया जिसमें वो बताते हैं कि किसी भी एटम में कितनी कैपेसिटी है नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कैन कंबाइन विथ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कोई भी हाइड्रोजन का एटम जितने भी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से रिएक्शंस करता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जितनी भी कंबाइन करने की कैपेसिटी होती है। पहले हम मानते थे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो उनकी वो संख्या जो कि किसी दूसरे एलिमेंट के परमाणुओं से या एटम से क्या होता है कंबाइन करता है, उसको हम संयोजकता कहते हैं, ठीक है। We know that noble gas atom are stable. This is due to competition of octet और presence of 8 electron in their outermost shell। हम जानते हैं कि नोबल गैसेस के एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं। एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। और अधिकतर एलिमेंट पे उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। देयरफॉर दे हैव द टेंडेंसी ऑफ अटेंडिंग नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इसलिए हर एक एटम ये चाहता है कि वो अपने करीब वाले जो नोबल गैस है उसकी तरह वो बने, और इसलिए वह कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है या एक्सेप्ट करना है, बस उसको 8 पूरे करने हैं। Thus the number of electron and atom of an element lose or gain or share to attain 8 electron is outermost cell, it is called valency of the element। तो किसी भी एलिमेंट के लिए वैलेंसी क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉनों के नंबर जो किसी एलिमेंट के एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को, जितने इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर रहा है या गेन कर रहा है, किस लिए? आउटर मोस्ट सेल में पूरी वैलेंसी को पूरी करने के लिए, यानी ऑक्टेट के रूल को फॉलो करने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा उसको उस एटम की क्या कहेंगे? वैलेंसी। दीज इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट सेल। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से रिलेटेड होते हैं। आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस सेल। जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसी को हम वैलेंस सेल कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। और इसी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल है, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, ठीक है।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन सेवरल वेज, केमिकल कॉम्बिनेशन में ये अलग अलग तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लुईस कैरोल एंड लैंगमर, बॉन्डिंग अमॉन्ग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज प्रेजेंट इन टू वे। दो तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। सबसे पहले है आपका आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉस्ले एन एटम कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू वे, कोई भी जो एटम है वो दो तरीके से क्या कर सकता है, अपने वैलेंस को पूरा कर सकता है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। या तो वो 8 पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या 8 पूरे करने के लिए गेन कर सकता है। जैसे कि सोडियम में क्या हो रहा है 2-8, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन 2-8-1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए 8, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वैसे ही गेनिंग में क्या होगा, एक्सेप्ट करना। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-7 का है, आउटर मोस्ट में कितने होने चाहिए 8 है, 7 तो इसको जरूरत 1 की होगी, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और इस तरीके से ये 2-8-8 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनाएगा, ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ऑफ कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सिस्ट बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वैद्युत आकर्षण बल जो है वो हमेशा किस पे काम करता है, या कूलम्ब आकर्षण बल जो है वो हमेशा अलग अलग आवेश, विपरीत आवेश के मध्य काम करता है, यानी प्लस माइनस के बीच करेगा। फिर क्या है कि एटम फॉर्म कैटायन और एनायन इन बिकम स्टेबल, हमेशा एटम जो होते हैं वो स्टेबल होने के लिए या तो कैटायन बनाएंगे या एनायन। द कैटायन एंड एनायन गेट बॉन्डेड थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युत आकर्षण बल के जरिए अट्रैक्शन करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड कैटायन एंड एनायन टुगेदर इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो विद्युत आकर्षण बल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वो विद्युत आकर्षण बल जो कि क्या करता है, अट्रैक्शन विच बाइंड कैटायन एनायन, कैटायन और एनायन के बीच अट्रैक्शन का काम करता है इनको बांधने के लिए। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज द वे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड। और इस तरीके से इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है और उस वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक कंपाउंड कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। तो दिखाया गया है कैसे बॉन्ड बनते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन लिया गया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का 2-8-1 और क्लोरीन का है 2-8-7। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 2-8-1 और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है 2-8-7। तो ये क्या करेंगे, इसको सोडियम के पास 2-8 होने चाहिए तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जो एक्स्ट्रा है, और क्लोरीन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है वो बनता है। द अबव एग्जांपल शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। मेटल एंड नॉन मेटल एटम हैव टेंडेंसी टू लूजिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है सोडियम से क्लोरीन की तरफ, और मेटल नॉन मेटल में भी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम का दिया हुआ है और क्लोरीन का 2-8-2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा है, 2-8-7 इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड के बनने के दौरान उसको प्रभावित करते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, पीछे क्लास में इसमें पढ़े हैं। एनर्जी इट इज बी गिवन टू फॉर्म एन आयन फॉर्म अ मेटल एटम। तो वो एनर्जी को क्या कहते हैं, आयन या मेटल एटम बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अमाउंट ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और इसमें जो एनर्जी की जितनी भी अमाउंट की जरूरत होती है उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। टू गिवन फॉर्म मेटल एटम, मेटल एटम कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन आप उसमें से लूज करेंगे, ठीक है। हैंस लोअर द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम फॉर्मिंग कैटायन, मोर फेवरेबल इज द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड बाय द एटम। तो ये क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कैटायन बनने के दौरान जो होती है वो कम होती है और मोर फेवरेबल होती है किसके दौरान, जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करना है तो एनर्जी रिलीज
ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनायन। जब भी एनायन बन रहा है, एनायन बन रहा है का मतलब इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इस दौरान जो एनर्जी जो रिलीज होती है, या फिर नॉन मेटल बना रहे हैं यानी माइनस बना रहे हैं या एनायन बना रहे हैं, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन नो एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पे जो या गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेंस हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हायर होने पर एटम फॉर्मिंग एन एनायन मोर फेवरेबल इज द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड बाय द एटम। तो इसमें जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी तो एनायन उतने ही आसानी से बनेगा और ये मोर फेवरेबल होती है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, अब लैटिक एनर्जी क्या होती है, तो द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन लैटिक एनर्जी, द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कांस्टेंट आयन, इट्स कॉल्ड लैटिक एनर्जी। जब भी कोई कांस्टेंट आयन यानी किसी भी आयन को बनाने के लिए जितने आयन की जरूरत पड़ रही है, पार्टिसिपेट करने वाले आयन वो कांस्टेंट आयन है, तो क्या करते हैं कि कोई भी एक आयनिक क्रिस्टल बनाना है, हमको आयनिक क्रिस्टल बनाना है, और आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए जितने भी हमको कांस्टेंट आयन लग रहे हैं, तो क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए आयनिक कांस्टेंट आयंस हम लेते हैं, और जब हम एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं, 1 मोल क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाती है लैटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑफ एन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड हायर द लैटिक एनर्जी मोर स्टेबल द आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा लैटिक एनर्जी हायर होगी, जितनी ज्यादा लैटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, आयनिक बॉन्ड बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक कंपाउंड, जो भी इस तरीके से जो भी बनने वाले कंपाउंड होंगे उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी उनकी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगी यानी सॉलिड होंगे। मेटेलिक एंड बॉइलिंग पॉइंट, अब सॉलिड है मतलब हाई होंगे। सॉलिबिलिटी इनकी सॉलिड होने की वजह से लो होगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, फ्यूज स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, और नॉन डायरेक्शनल नेचर के होंगे और आयनिक रिएक्शंस देंगे। ठीक है,